हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सीजी जीएस और इंडियन जीएस, ठीक है, भारत का कह लीजिए, छत्तीसगढ़ का और करंट अफेयर्स का, तीनों को मिला जुला के मैं एक आपके लिए प्रश्नोत्तरी लाया हूँ, ठीक है, एक टेस्ट लाया हूँ। इस टेस्ट के अंदर हम 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे, ठीक है, और एकदम फटाफट देखेंगे। और आपको टेस्ट करना है कि खुद की तैयारी कितनी है। तो आपको खुद को टेस्ट करना है कि आप सभी की तैयारी किस लिए है, मतलब कितना किया है। ये जो वीडियो है या फिर ये जो टेस्ट है आपके लिए जो सीजीपीएससी प्री 2024 है उसको नज़र में रख के बनाया गया है। साथ ही भविष्य में सीजी व्यापम के जो एग्ज़ाम होंगे उसको देख के भी बनाया गया है। मतलब कह सकते हो कि आपने जितनी भी अभी तक तैयारी किया है उसको चेक करने के लिए, उसको परखने के लिए कि आप सभी की तैयारी कितनी है, आप सब कितने पानी में हैं, उन सबको देखने के लिए मैं ये 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक सेट लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये प्रश्न थोड़ा इजी भी है, मॉडरेट है, हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस तो मैं बाद में मैराथन वाले में कराऊंगा, क्योंकि ये इसके अंदर मैंने इजी और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन रखा है। और साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चंस भी मैं बीच बीच में करता जाऊँगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं साथ ही साथ मैराथन क्लासेस भी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैराथन क्लासेस में मैंने 2 वीडियो डाला है, एक सीजी के पोर्शन के लिए डाला है और एक जो है इंडिया वाले पोर्शन के लिए डाला है, ठीक है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि वो जो सीरीज़ है पूरा लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम तक। मतलब सीजीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होगा 2024 में फरवरी में, उस समय तक उसको कंटिन्यू चलाऊँगा। अगर आप उससे कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो सारे प्रश्न जो है मैं खुद से तैयार करूँगा, अलग से, कहीं से उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखते हैं कि किसका कितना सही हो गया होगा। इसका कमेंट भी आप आंसर में साथ साथ करते चलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सफ़ेद प्याज, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है कि सफ़ेद प्याज, एक सेकेंड मैं इसका इंक जो है बदल लेता हूँ, हाँ इसको रख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। देखिए मैं स्क्रीनशॉट लेके बनाया हूँ, तो आप ABCD आप सीक्वेंस में समझ लीजिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं अपने आप समझ जाऊँगा कि ABCD आपने क्या कमेंट किया है, ठीक है। तो सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है, ABCD में से किस राज्य को दिया गया, आप कमेंट करें इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सफ़ेद प्याज के लिए जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। देखिए जो ये सफ़ेद प्याज है इसको उगाने के तरीके, ठीक है, साथ ही साथ उसका जो स्वाद और आकार के लिए इस सफ़ेद प्याज को दिया गया है। ये जनरली जो सफ़ेद प्याज है वो महाराष्ट्र के अलीबाग क्षेत्र में उगाए जाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अलीबाग क्षेत्र में है, इसको उगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका किसका सही आंसर हुआ कमेंट करिए, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर कमेंट करेंगे तब भी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें विभिन्न फसलें बारी बारी से पंक्तियों में उगाई जाती है और मिट्टी को वर्षा से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोई जाती है, क्या कहलाती है, ठीक है। मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम या फिर टेरेस फार्मिंग, क्या कहा जाता है, इसका आंसर दीजिए। ABCD में से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग। इसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जिसमें से बारी बारी अलग अलग तरह के फसलों को लगाया जाता है, ठीक है, ताकि मिट्टी को वर्षा से बचाया जा सके समय से, इसलिए अलग अलग समय पर बोया जाता है। इसको हम कहते हैं क्या, इंटरक्रॉपिंग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने भारत के किस क्षेत्र में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप। बताइए इसका आंसर ABCD में से क्या होगा, कमेंट करें।
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लद्दाख में इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। डार्क स्काई एंड रिजर्व, याद रखिएगा कहाँ, लद्दाख के अंदर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो हमारा चौथा प्रश्न है कि पानी के नमूने में कार्बनिक और ऑक्सीकरण योग्य अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ppm में ऑक्सीजन की मात्रा का माप निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कहने का कि पानी में किस माध्यम से यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कार्बनिक और ऑक्सीकरण योग्य अकार्बनिक यौगिकों की बात की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, कई बार से बहुत सारे लोग इसमें BOD मार देंगे। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, परंतु ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को हम कहते हैं COD, और जैविक ऑक्सीजन मांग को हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये हो गया डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पांचवा प्रश्न है बालपुर चित्रकला कौन सी जनजातियों में प्रसिद्ध है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हल्बा, चितेर, कंवर या फिर भत्रा, कौन सी जनजातियों में ये बालपुर चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चितेर जनजाति के अंदर बालपुर चित्रकला जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे, अगला छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम, कौन सा चारों में से ऐसा विकल्प है जो धातु नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो पी यानी कि फॉस्फोरस जो है वो धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है। बाकी एल्यूमिनियम जो है मेटल है, कैल्शियम जो है ये भी मेटल है, और पोटेशियम जो है ये भी मेटल है। फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, चलिए ये साइंस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न में। सातवां प्रश्न है कि सीता बेंगरा गुफा की खोज किसने किया था। कर्नल आउसले, संत लाल कटारे, JR काम्बले या फिर भगवान दास बघेल। सीता बेंगरा गुफा की खोज किसने किया था, इसको तो मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कर्नल आउसले, संत लाल कटारे, JR काम्बले या भगवान दास, किसने किया था। देखिए पहली बात तो सीता बेंगरा हो गया, जोगी मारा गुफा हो गया, ये कहाँ है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, ये सब जो है छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले में स्थित है। तो याद रखिएगा ये कौन से ज़िले में है, सरगुजा ज़िले के अंदर स्थित है। तो इसका खोज कर्नल आउसले के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कर्नल आउसले के द्वारा। याद रखिएगा 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले के द्वारा सीता बेंगरा गुफा की खोज की गई थी। ठीक है, यहाँ पे से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इन क्षेत्रों से सीता बेंगरा या फिर जोगी मारा, इनसे जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख की भाषा जो अगर पूछेगा तो वो भाषा को टिक करिएगा पाली। लेकिन अगर आपसे लिपि पूछ दे तो लिपि याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए, उनको अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का गठन कब किया गया था, 2003 में, 2004 में, 2005 में या फिर 2006 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। डेट याद रखिएगा 25 अगस्त 2005 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं पूछ दूं मैं आपसे कि जो इंदिरा कला, ठीक है, इंदिरा कला व संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, अगर मैं पूछ दूं कि ये कहाँ है तो क्या होगा, कमेंट करिए। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ है, खैरागढ़ में है। ठीक है, अगर मैं पूछ दूं कि इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट करें।
इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करें, मैं इसका आंसर देखूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामाधार दुबे, यति यतन लाल या फिर मनोहर लाल शुक्ल? कौन थे? इसका सही आंसर बताइए। पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामाधार दुबे। देखिए, ये जो पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह जो हुआ था ये लगभग 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में, लगभग अक्टूबर के आसपास हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1930 में। 1930 में कौन सा चल रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये चलने वाला जंगल सत्याग्रह था, पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह, रामाधार दुबे के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कब? 1930 में। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन था? अच्छा, मैंने पीछे बोला था कि खैरागढ़ के अंदर जो स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। ठीक है, याद रखिए 1956 में उसकी स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ था और उसका नाम क्या था? ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ था और उसका नाम क्या था बताइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल, परशुराम सोनी, शिवनंदन या फिर मिस्टर पियर्स? कौन थे ऐसा जो रायपुर षड्यंत्र केस के लिए नेतृत्व किया था बताइए। तो इसका आंसर लगभग सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, परशुराम सोनी ने रायपुर षड्यंत्र केस का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इससे मैंने पहले पूछा था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो प्रथम जंगल सत्याग्रह था वो था नगरी सिहावा। ठीक है, नगरी सिहावा कब हुआ था? तो ये हुआ था, याद रखिएगा, 21 जनवरी 1922 को। 21 जनवरी 1922 को हुआ था नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह। और ये जो पहली जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय। 1920 के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखिए। तो उसी असहयोग आंदोलन के दौरान ही इस जंगल सत्याग्रह, पहली जंगल सत्याग्रह नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि जय छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ वो अचानक से नहीं हुआ। ठीक है, कई ऐसी जो संस्थाओं का गठन किया गया, पार्टियों का गठन किया गया जिन्होंने अपना भरसक प्रयास किया ताकि छत्तीसगढ़ का एक पृथक छत्तीसगढ़ का गठन किया जा सके। तो उसी में एक पार्टी थी जय छत्तीसगढ़ पार्टी। जय छत्तीसगढ़ पार्टी को ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी भी कहते हैं। अब शायद आप आंसर बता देंगे, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। तो इस पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? पवन दीवान, सुंदरलाल शर्मा, शंकर गुहा नियोगी या फिर विद्याचरण शुक्ल? किसने किया था बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवन दीवान ने। अगर ईयर पूछे तो याद रखिएगा 1983 में। ठीक है, पवन दीवान ने सन 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की गठन किया था ताकि एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा जा सके। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कि सबसे पहला ऐसा छत्तीसगढ़ को पृथक मांग करने के लिए सबसे पहला जो पार्टी बनाया गया था या संस्था बनाया गया था वो कौन सा था बताइए। क्वेश्चन क्या है कि पृथक छत्तीसगढ़ को मांग रखने के लिए सबसे पहले कौन सा एक मंच स्थापित किया गया था या कह लीजिए कि पार्टी या कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था। अच्छा, किसने किया था वो भी बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर आपसे प्रथम पूछ दे तो वो था 1946 में गठित छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी जो मंच है ये किसने
इसका गठन किया था? कमेंट करिए किसने इसका गठन किया था। चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि देवायतनम हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? यह करेंट का क्वेश्चन है कि देवायतनम क्या है, बताइए। एक प्रकार का मंदिर स्थापत्य, मंदिर वास्तुकला का एक सम्मेलन, हाल ही में मिले चोल काल के शिव मंदिर के अवशेष, या फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर का दूसरा नाम। बताइए ये देवायतनम जो है ये किस लिए अभी खबरों में रहा, बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंदिर वास्तुकला पर एक सम्मेलन है। देखिए क्योंकि अभी हमको पता है कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है चल रहा है, तो इसी के तहत जो हमारे देश में मंदिर निर्माण की जो कला है, जो वास्तुकला है, ठीक है, मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला है उस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नाम क्या है? मंदिर वास्तुकला के लिए नाम क्या था? देवायतनम सम्मेलन। इसका आयोजन जो है कर्नाटक के हम्पी में हुआ। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा अगर मैं पूछ दूं, अच्छा इसका जो उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा किया गया था। तो अब आप बताइए कि वर्तमान में जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं 2023 में, ठीक है, अगस्त 2023 में, तो बताइए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान में? क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस जो सम्मेलन हुआ देवायतनम सम्मेलन, ठीक है, तो इसका उद्घाटन हुआ। तो बताइए कि 2023 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? ठीक है। अच्छा इससे पहले मैंने पूछा प्रश्न कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, उसका स्थापना किसने किया था? वो आपको बताना था। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो हमको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है कि गरीबों का वास्तुकार निम्न में से किसे कहा जाता है? एडविन लुटियन को, हेवर्ट बेकर को, लॉरी बेकर को, या फिर लुई बेकर को? किसे गरीबों का वास्तुकार की संज्ञा दी जाती है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉरी बेकर को, लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। रीज़न क्या, किस लिए कहा जाता है? तो देखिए ये जो जैसे कि बहुत सारे इमारतें बनाई जाती थी तो उसको, या फिर बनाई जाती है आज भी, तो पर्यावरण को कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लॉरी बेकर ने क्या किया था कि जो इमारतों का निर्माण होता है, ठीक है, ये जनरली केरल के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, केरल की बात करता हूँ। तो इमारत का जब निर्माण होता है तो ये जो इमारतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया इन्होंने। ठीक है, क्या बनाया कि इन इमारतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में इमारत बनाया जाता है वहाँ पे स्थानीय रूप से, ठीक है, जो स्थानीय रूप से जो स्रोत होते हैं या फिर जो उपलब्ध सामग्री होते हैं उसी का प्रयोग करके इन्होंने इमारत निर्माण की कला की शुरुआत किया। ठीक है, तो ये केरल में ही इन्होंने सामूहिक आवास के प्रति इन्होंने इस तरीके का यूज़ के क्रांति ला दिया था। इसीलिए लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि रेखा पीड़ा, पीधा देउल और खाकरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के मंदिर वास्तुकला के वर्गीकरण है? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि खाने पीने का चीज़ होगा, ठीक है, लेकिन है क्या? ये मंदिर वास्तुकला का वर्गीकरण है। मतलब कौन से ऐसा राज्य है जिसमें मंदिर वास्तुकला को इन 3 वर्ग में बांट दिया गया है? रेखा पीड़ा, पीधा देउल या फिर खाकरा? बताइए, तमिलनाडु, ओडिशा, असम या फिर राजस्थान? किस में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उड़ीसा में जो मंदिर निर्माण के वास्तुकला होते हैं उसको 3 वर्ग में बांटा जाता है, रेखा पीड़ा, पीधा देउल और खाकरा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 15वें नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, बताइए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति UU ललित, जस्टिस रंजन गोगोई या फिर जस्टिस संजय किशन काउ? बताइए इसका सही आंसर कौन है? ठीक है, 50वें नंबर का पूछा हूँ,
ठीक है, 49वें नंबर पे कौन थे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो न्यायमूर्ति यू ललित, ये जो थे ये 49वें नंबर के थे, ठीक है। तो इनके बाद किसे बनाया गया, तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डी.वाई. चंद्रचूड़ को भारत का 50वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। डी.वाई. का पूरा नाम है धनंजय यशवंत, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो यू ललित है, यहाँ पे इनका नाम था उदय उमेश ललित, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आंसर अब आगे बढ़ते हैं, ये 15वां प्रश्न था। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का शासक बनने से पूर्व अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? वजी महाजनपद का, गंधार महाजनपद का, अस्मक महाजनपद का, या फिर अवंती महाजनपद का? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा कि जब शासक बना था अशोक, उससे पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध जो है वो कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? ठीक है, बताइए कलिंग का युद्ध ईसा पूर्व कब हुआ था? कमेंट करके कोई बताइए कि कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, अवंती महाजनपद का वह क्या था? राज्यपाल था। कब हुआ था ये भी बताइएगा, और कलिंग वर्तमान में किसे कहा जाता है वो भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट में ही बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न जो है पुरु झुरु, बहुत इजी क्वेश्चन, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। किसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, रेमेडी ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? पुरु झुरु। बताइए, ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है एक्चुअली जो नॉवेल है, जो उपन्यास है, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखित है, ठीक है। शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ एरर्स को लिखा था, इसी का छत्तीसगढ़ी अनुवाद पुरु झुरु के रूप में किया गया। तो बताइए कि ये पुरु झुरु के रूप में किन्होंने इसका अनुवाद किया था? कमेंट करके बताइए तो कि शेक्सपियर द्वारा रचित जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया था पुरु झुरु के नाम के रूप में? तो इसका आंसर क्या होगा? शुकलाल पांडे। कौन थे? शुकलाल पांडे, ठीक है, याद रखिएगा शुकलाल पांडे ने। अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा कि मृगी दुखमोचन, क्वेश्चन है कि मृगी दुखमोचन, ये मृगी दुखमोचन है जो रचना है, इसके लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए तो कि मृगी दुखमोचन के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ यहीं पे आपसे कि बताइए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? ठीक है, बताइए छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? ये दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए तो किसका किसका क्या आंसर आ रहा है? मृगी दुखमोचन के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है? और अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो मृगी दुखमोचन के जो लेखक होंगे ये हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे इन्होंने लिखा है। वहीं जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार है उनका नाम है सरला शर्मा, ठीक है, वेरी गुड, जिसका जिसका आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था? ठीक है, बताइए मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। बताइए कि इसमें मौर्य साम्राज्य को कितने भाग में बांटा गया था? 5, 6, 7 और 8। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आई थिंक सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 7। 7 प्रकार के भागों में बांटा गया था। 7 कौन कौन से थे? आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। एक था इंस्पेक्टर, हिंदी में पता नहीं क्या, एक हो गया इंस्पेक्टर, दूसरा जो है सदस्य, ठीक है, सदस्य, तीसरा दार्शनिक, 3 हो गया, चौथा हो गया किसान, 5वां कारीगर,
ठीक है, 5 हो गया। छठवां हो गया अहीर और सातवां सैनिक। ये 7 भागों में बांटा गया था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 19वें नंबर का अभी प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है कि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग ग्रंथ की प्रयाग प्रशस्ति है एक्चुअली, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब ग्रंथ ही होता है एक्चुअली। तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति में किन किन शासकों का उल्लेख मिलता है? अशोक, जहांगीर, समुद्रगुप्त या फिर उपरोक्त सभी? किसका जानकारी मिलता है? देखिए, जो हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? हरिसेन था। इन्होंने एक प्रशस्ति लिखा जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का तो वर्णन है ही, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है कि कहाँ कहाँ इन्होंने विजय किया था, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ अशोक और जहांगीर का भी वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी को सही माना जाता है। ऐसा ये माना जाता है कि जो अकबर है उसने उसमें थोड़ा बहुत एडिशन किया था और जहांगीर का भी नाम उसमें देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, अशोक, जहांगीर और समुद्रगुप्त तीनों का वर्णन हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार की पोर्टफोलियो प्रणाली की को मान्यता प्रदान किया था? तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि झाड़ा सिरहा निम्न में से कौन से आंदोलन के नेतृत्व करता थे? ठीक है, बताइए, झाड़ा सिरहा निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन के नेतृत्व करता है? ये प्रश्न को मैं पहले भी ऑलरेडी करा चुका हूँ और ऑप्शंस के साथ ही कराया हूँ, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाया था। बताइए कि झाड़ा सिरहा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुरिया विद्रोह के नेतृत्व करता थे झाड़ा सिरहा, या फिर लिंगागिरी विद्रोह का, मेरिया विद्रोह का, या फिर भूमकाल विद्रोह का? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झाड़ा सिरहा ने किया था। देखिए, मुरिया विद्रोह या फिर इसी को हम मुड़िया विद्रोह भी कह देते हैं, ये 1861 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। मुड़िया विद्रोह कब? 1861 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो झाड़ा सिरहा। अगर मैं पूछ दूंगा इस विद्रोह के समय शासक कौन थे, तो शासक याद रखिएगा भैरम देव, ठीक है, भैरम देव उस समय शासक थे। अगर पूछूं कि ये जो विद्रोह था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो याद रखिएगा कि आम वृक्ष की टहनी, ठीक है, आम वृक्ष की टहनी जो है उसे ही इसका प्रतीक चिन्ह माना गया था। अगर मैं पूछ दूं कि इस विद्रोह का दमन किसने किया था, ठीक है, दमनकर्ता कौन थे इस विद्रोह का, तो याद रखिएगा मैक जॉर्ज, ठीक है, मैक जॉर्ज इसका दमन करता थे, ठीक है। अच्छा बताइए, लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा धुरवा राम माड़िया, ठीक है, धुरवा राम माड़िया के द्वारा लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ये 1856 के 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय की बात है, ठीक है। 1856 में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व धुरवा राम माड़िया ने किया था। अगर मैं पूछ दूं कि मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा हिडमा मांझी, ठीक है, मेरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हिडमा मांझी के द्वारा किया गया था। ये 1842 में हुआ था, ठीक है। लास्ट है भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह जो है ये छत्तीसगढ़ का अंतिम जनजातीय विद्रोह था जो कि 1910 में हुआ था और इसका नेतृत्व गुंडाधुर के द्वारा किया गया था, ठीक है, गुंडाधुर के द्वारा किया गया था। इस समय जो शासक अगर पूछ दे कौन थे, तो याद रखिएगा रुद्र प्रताप देव, ठीक है, रुद्र प्रताप देव। बस इतना ही इस क्वेश्चन के लिए, बाकी तो आप पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मतलब कौन सी बौद्ध संगीति, क्योंकि हमको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है
जिसमें अलग अलग शासकों के समय हुआ था। तो ये कनिष्क के समय कौन सा जो बौद्ध संगीति हुआ था, पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? ठीक है, बताइए। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी परिषद, या फिर बोल लीजिए कि चौथी संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चौथी किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अच्छा, पहली किसके शासन काल में हुआ था? कमेंट करके बताएं तो पहली किसके शासन काल में? ये जो दूसरी हुई थी ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, कालाशोक। तीसरी जो हुई थी वो अजातशत्रु के, सॉरी तीसरी जो है अशोक के समय हुआ था। ठीक है, तो दूसरी हो गई कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय, चौथी कनिष्क समय। जो पहला परिषद हुआ था, बौद्ध संगीति हुआ था, वो हुआ था किसके समय में? अच्छा उल्टा, हाँ अच्छा ठीक है, अजातशत्रु के समय में। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से एक अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, चौथी जो परिषद हुई थी या संगीति हुई थी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन कब हुआ था? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो राजेंद्र प्रसाद आज़ादी से पहले तक 2 बार आए हैं। कितने बार उनका आना हुआ है? 2 बार आना हुआ है। ठीक है, तो पहली बार कब हुए थे वो तो बताइए ही, लेकिन दूसरी बार आगमन कब हुआ था? 1920, 1910, 1921 या फिर 1935? तो इसका सही आंसर क्या है? 1935, डी ऑप्शन में। मतलब 11 दिसंबर, याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1935 को राजेंद्र प्रसाद का दूसरी बार आगमन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा रायपुर में। ये रायपुर में आए थे। ठीक है, पहली बार आगमन कब हुआ था बता सकता है क्या कोई कमेंट करके, कि राजेंद्र प्रसाद पहली बार कब आए थे? कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब विभिन्न जगहों पे झंडा फहराया गया। तो पूछा जा रहा है कि रायपुर के गांधी चौक में किसने फहराया था? वामन राव लाखे, R.K. पाटिल, राम गोपाल तिवारी या घनश्याम सिंह गुप्त? किसने फहराया था? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वामन राव लाखे। वामन राव लाखे ने रायपुर के गांधी चौक पर झंडा फहराया था। ठीक है, अच्छा ये जो R.K. पाटिल हैं ये कहाँ फहराया था? तो इन्होंने भी रायपुर में ही झंडा फहराया था, लेकिन पुलिस लाइन में। ठीक है, रायपुर के जो पुलिस लाइन है उस पुलिस लाइन में झंडा फहराया था R.K. पाटिल ने। वहीं राम गोपाल तिवारी जो हैं ये बिलासपुर का, ठीक है, बिलासपुर का जो गांधी चौक है, ठीक है, बिलासपुर के गांधी चौक पर इन्होंने झंडा फहराया था। घनश्याम सिंह गुप्त जो है ये दुर्ग में झंडा फहराए थे, और वामन राव लाखे तो हमने देख ही लिया। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल भी कहीं ना कहीं झंडा फहराए होंगे, तो ये कहाँ फहराए हैं? कमेंट करके कोई बताए कि पंडित रविशंकर शुक्ल 1947 का झंडा कहाँ फहराए थे। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहली बार आगमन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में वो पहली बार आए थे, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहली बार 1921 में छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो हैं ये याद रखिएगा सीताबर्डी में इन्होंने झंडा फहराया था। सीताबर्डी, सीताबर्डी कहाँ है? नागपुर के पास। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली या उनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि आपने सुना होगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? कोई कमेंट करके बताए कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था, कौन से डेट को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं 26वां प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, राज सिंह या फिर मोहन सिंह? किसने करवाया था?
तो पहले मैं पिछला जो क्वेश्चन पूछा हूँ पहले उसका आंसर दे लेता हूँ कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, कब? 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए ही जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि बादल महल का निर्माण किसने कराया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज सिंह ने बादल महल का निर्माण कराया था। रत्नदेव प्रथम तो बहुत सारे निर्माण किए हैं, बट एक याद रखिएगा कि रतनपुर का जो महामाया मंदिर है, ठीक है, रतनपुर का मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने किया था। पृथ्वीदेव जो हैं ये इन्होंने रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने। कहाँ? रतनपुर में। एक पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर ये कहाँ है? तुमाण में पड़ेगा। तुमाण कोरबा के आसपास का क्षेत्र है। राज सिंह के देख लिया, मोहन सिंह का तो कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 27वां प्रश्न में। ठीक है, 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कलचुरी काल के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प नहीं है। इस टाइप का भी प्रश्न मैं करा चुका हूँ, इसका आंसर बताइए। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख, महाप्रमात राजा का प्रशासनिक सलाहकार, महाकोट्टपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला। चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। महाप्रमात राजा का प्रशासनिक सलाहकार नहीं होता था। प्रशासनिक जो सलाहकार होता था उसको महामंत्री कहा जाता था। ठीक है, राजा का जो प्रशासनिक सलाहकार होता था वो कौन था? महामंत्री था। ये जो महाप्रमात्र था ये कौन था? तो ये था जमाबंदी विभाग का प्रमुख। ठीक है, जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, जो लगान संबंधी, जो भूमि लगान को निश्चित करता था कि आखिर लगान कितना लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, इस प्रदेश में आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब लागू किया गया था? ये वन लाइनर है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1871 में आपराधिक जनजातीय अधिनियम को लागू किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1871। चलिए 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ठीक है, सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर भी आपको पता होगा, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 30वां प्रश्न की ओर, आज का लास्ट प्रश्न। 30वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, काली मिट्टी के बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? पहला, लौह चूना एवं पोटास से समृद्ध। दूसरा, नमी के प्रति धारणशील। तीसरा, उर्वरक और गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त। और चौथा, फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध। कौन सा काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। बाकी हमको पता है कि जो काली मिट्टी होती है लौह युक्त, चूना युक्त और पोटास से समृद्ध होता है, नमी के प्रति सर्वाधिक धारणशील होता है और इसमें उर्वरक गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया जाता है। ये फास्फोरस और जैविक तत्व की समृद्धता इसमें नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आपके लिए विशेष करके होमवर्क के लिए तैयार किया गया है। सोच समझ के इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये टेस्ट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो डाउट को सॉल्व करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वीडियोस के PDF वगैरह अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर कोई नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, कोई फॉर्म फिलिंग हो रहा है तो सब यहाँ पे बता दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस वीडियो में पर्याप्त है इतना। अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैराथन के साथ मिलेंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।